लीगल सिस्टम में तीन ऑर्गन काम करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों ऑर्गन के काम डिफाइन करके दिए गए हैं, जिसमें लेजिस्लेचर का काम है टू मेक द लॉ, एग्जीक्यूटिव का काम है टू इम्प्लीमेंट और टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर लॉ, एंड जुडिशरी का काम है टू इंटरप्रेट द लॉ और द वेरियस एक्शंस वॉट एवर टेकन बाय the executive authorities in that legal system. Now इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जिसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इंटरप्रेट करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो है वो जुडिशरी परफॉर्म करता है। लेकिन इसमें जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इंटरप्रेट करने की बात करते हैं तो वहाँ पे दो जो अप्रोचेस है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो जुडिशरी व्हेन इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे समटाइम अडॉप्ट्स द वेरी ओरिजिनलिज्म और टेक्सचुअलिज्म वाइल इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनली बनाया गया है उसी मैनर में उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिनलिज्म और टेक्सचुअलिज्म इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जहाँ तक दूसरी एक मेथड है, दूसरा एक अप्रोच है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रोविजंस को जुडिशरी के थ्रू इंटरप्रेट करते हैं, जिसे हम अंडरस्टैंड करते हैं लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नाउ ये लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं इन अ वेरी डायनामिक मैनर व्हेन जुडिशरी इंटरप्रेट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ, देन वी अंडरस्टैंड इट इज समथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी और इन द इंटरेस्ट ऑफ द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रोविजन को जुडिशरी इंटरप्रेट करती है या उसका जो मीनिंग है उसे वहाँ पे देने का काम करती है, तो हम उसे लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ इन दिस वी अंडरस्टैंड कि जैसा जो है उसको वैसे ही अंडरस्टैंड करना इन दैट ओरिजिनल फॉर्म। ये जो मेथड है इसमें जैसे A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को इंटरप्रेट करने की कोशिश की तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव मैनर में उसका इंटरप्रिटेशन करता है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यहाँ पे जो इनैक्टेड लॉ है उस इनैक्टेड लॉ को हम एब्स्ट्रैक्ट या जनरल मैनर में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, और इसलिए लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है उसको उसी सेंस में अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसका मतलब है कि आर्टिकल 21 में जब हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं, दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन बी डिप्राइव्ड by the enacted laws or the procedure established in that particular enacted laws। और ये सारे enacted laws जो होते हैं वो authoritative manner में पार्लियामेंट वहाँ पे बनाने का काम करती है। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविजन को इंटरप्रेट करने की बात आती है इन टर्म्स ऑफ द वेरी बेसिक फंडामेंटल राइट, तो वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको बहुत ही कंजर्वेटिव और रिजिड मैनर में अंडरस्टैंड करते हैं, एंड दे हैव नॉट एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ वाइल डिसाइडिंग A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। लेकिन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को हम ऐसा समझते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है, एक डायनामिक लॉ है, जिसे हम फॉर दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, जो एवर चेंजिंग सोसाइटी होती है, जो पैसेज ऑफ टाइम से डेवलप होती है, चेंज होती है, और ऐसे सोसाइटी के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हम इंटरप्रेट करते हैं तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नीड्स और अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस ऑफ सोसाइटी, even provisions of constitutional law also
नीड्स टू बी इंटरप्रिटेड। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इस डायनामिक मैनर में इंटरप्रिट करने के लिए 1978 में मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, और इस केस में वाइल डिफाइनिंग द वेरी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये रिकॉग्नाइज करता है कि कोई भी लॉ भले ही वो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ हो, इनैक्टेड लॉ हो, लेकिन उस लॉ में अगर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस या फिर जिसे हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको हम अगर नहीं देखते हैं तो ऐसा कोई भी लॉ जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। और इसके लिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस अंडर द लॉ which is a very important and it must be there in every that particular legal provisions। और इसलिए मनेका गांधी में जब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉ का मतलब है जो लॉ जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल है एंड जिसके अंदर जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, इसे भी हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही अंडरस्टैंड करते हैं। एंड इसलिए प्रोसीजर का मतलब है फेयर प्रोसीजर एंड नॉट एनी पर्टिकुलर फॉर्मल और रिजिड प्रोसीजर दैट इज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंटरप्रिटेशन, जो हम जिसे एक्टिविज़म के तौर पे देखते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशल एक्टिविज़म, जुडिशल डायनामिज्म यहाँ से हम शुरू होता हुआ देखते हैं। और फिर n नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स वी स्टार्टेड टू रीड इन रिगार्ड्स विथ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसे हम अलग अलग लैंडमार्क जजमेंट्स में अंडरस्टैंड करते हैं। वैसा ही एक जजमेंट खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन रिगार्ड्स विथ राइट टू प्राइवेसी इसको डिफाइन करने की कोशिश करता है। इस केस में पुलिस अथॉरिटी इन द नाइट दे आर ट्राइंग टू विजिट एज अ डोमिसिलरी विजिट टू द दैट पर्टिकुलर हाउस ऑफ द पर्सन हु इज क्लासिफाइड इन द हैबिचुअल क्रिमिनल्स कैटेगरी, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डोमिसिलरी विजिट that person claimed that there is a violation of his right to privacy. Now in this case again Supreme Court in a very rigid and conservative manner interpreted Article 21 of the Constitution. Though Supreme Court accepted that because of such kind of a domiciliary visit there is a violation of the right of that particular person, but right to privacy what he claimed is not yet recognized as a matter of fundamental right in our constitution. Now after this, when we understand K. Puttusamy versus the Union of India, in this case Supreme Court categorically recognized right to privacy as a fundamental right, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करते हैं, इस केस में राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट in the that particular article 21 read करते हैं and it consider as a very important fundamental right which is recognized in our constitutional philosophy. Now after that we need to understand कि जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इंटरप्रिट करने की बात हम करते हैं तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इस केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, डिफाइन किया था कि जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इफिकेसी की बात है, यूटिलिटी की बात है, तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा फॉर अ लॉन्ग रन, फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इफेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंट करना है तो इसकी इफिकेसी इन दैट पर्टिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हम अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कल्चर एंड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी अगर इंटरप्रिट नहीं करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टैटिक मैनर में रह जाएगा। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे अगर
हम अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके लिए हमें उसको इंटरप्रेट करने की जो मेथड है उसको हमें डायनामिक मैनर में वहाँ पे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बनाया गया था उस कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल सेंस को इंटैक्ट रखते हुए जो चीज़ें थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर टाइम जो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द वेरियस चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस ऑफ सोसाइटी, जो चीज़ें सोसाइटी में बदल रही है उस पर्टिकुलर चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रोविजंस को हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तभी हम इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। तो ये दो अप्रोच है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला अप्रोच जो है जिसे हम ओरिजिनलिज्म बोलते हैं वो एक रिजिड अप्रोच है। तो जैसा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वैसे ही उसको अंडरस्टैंड करना, उसे हम ओरिजिनलिज्म बोलते हैं। और जो दूसरा अप्रोच है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कल्चर ऑफ द सोसाइटी उस कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है एज अ कस्टोडियन प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये काम अलग अलग जजमेंट के थ्रू, अलग अलग लैंडमार्क डिसीजंस के थ्रू बार बार वहाँ पे करता है और ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।